India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मानहानि मामले में अभिषेक बनर्जी को राहत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर लगाई रोक। मामले की सुनवाई अब मेरिट पर होगी। विवाद आकाश विजय वर्गीय की शिकायत से जुड़ा है। जैकलीन फर्नांडिस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की दी इजाजत। 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने अन्य कानूनी उपायों की छूट दी। विशेष अदालत ने जैकलीन समेत आरोपियों पर आरोप तय किए हैं। सरकारी डॉक्टरों के लिए नीट एसएस कट ऑफ कम हो। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस दिया। 152 मेडिकल सीटें ऑल इंडिया कोटे में भेजने पर रोक। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर भेजना आईटी एक्ट के तहत निजता का उल्लंघन नहीं। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, प्रश्न पत्र निजी छवि नहीं। आरोपी के खिलाफ एफआईआर आंशिक रूप से रद्द हुई। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एक अभ्यर्थी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस को सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर तय करने की मांग की गई थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि स्व-वित्त पोषित संस्थानों को सरकारी कॉलेजों जैसी फीस व्यवस्था अपनाने के लिए मजबूरी नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता राजस्थान का एक ईडब्ल्यूएस श्रेणी का नीट यूजी 2025 अभ्यर्थी था। वह निजी मेडिकल कॉलेजों की 18.9 लाख रुपए से 25 लाख रुपए सालाना फीस का खर्च नहीं उठा सका, जिसके कारण उसे प्रवेश नहीं मिल पाया। उसने दलील दी कि जब ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आय सीमा 8 लाख रुपए सालाना है तो इसकी अधिक फीस मनमानी है। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि जिन लोगों के पास आर्थिक क्षमता है वे फीस का भुगतान करेंगे। कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि निजी संस्थानों की फीस ज्यादा है, इसलिए उसे सरकारी कॉलेजों के बराबर कर दिया जाए। अदालत ने कहा कि जो छात्र फीस वहन नहीं कर सकते वे छात्रवृत्ति, सबवेंशन या सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रवेश जैसे विकल्प अपना सकते हैं। याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने वर्ष 2022 के एक कार्यालय ज्ञापन का हवाला दिया था जिसमें निजी मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों की फीस सरकारी कॉलेजों के समान रखने की सिफारिश की गई थी। हालांकि अदालत ने कहा कि राजस्थान सरकार ने इस ज्ञापन को लागू नहीं किया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस बराबर कर दी गई तो निजी मेडिकल कॉलेजों का संचालन प्रभावित हो सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि देश को अधिक डॉक्टरों की आवश्यकता है और निजी संस्थान चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी उस याचिका को वापस ले लिया जिसमें उन्होंने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश और उससे संबंधित ट्रायल कार्यवाही को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति बीवी रत्ना और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की अवकाशकालीन पीठ ने जैकलीन की ओर से पेश वकील द्वारा याचिका वापस लेने की अनुमति मांगे जाने पर मामले को वापस लिया।
मानते हुए खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने उन्हें कानून के तहत उपलब्ध अन्य उचित कानूनी उपाय अपनाने की स्वतंत्रता भी दी गई। यह मामला अगस्त 2021 में अदिति सिंह द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जेल में बंद रहते हुए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करने वाले कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर के नेतृत्व वाले एक गिरोह ने उनसे लगभग 200 करोड़ रुपए की ठगी की। दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मूल अपराध के आधार पर ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। ईडी के अनुसार सुकेश ने अपराध से अर्जित धन का उपयोग कई मशहूर हस्तियों को महंगे उपहार और सुविधाएं देने में किया। आरोप है कि जैकलीन को लगभग 5.71 करोड़ रुपए के मूल्य उपहार और लाभ प्राप्त हुए, जिसमें लग्जरी बैग, आभूषण, घड़ियां, परिवार के सदस्यों के लिए वाहन, विदेशों में धन हस्तांतरण और अन्य महंगी वस्तुएं शामिल थी। इस वर्ष 30 मई को विशेष अदालत ने सुकेश, जैकलीन और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। इस आदेश में असंतुष्ट होकर जैकलीन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इससे पहले न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने यह बताते हुए स्वयं को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया था कि उनके पुत्र एक संबंधित मामले में सरकार की ओर से पेश हुए थे। इससे पूर्व जैकलीन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मांग करते हुए सब याचिकाएं दायर की थी, जिन्हें दिल्ली हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ईडी के मामले के अनुसार जैकलीन ने सुकेश के आपराधिक इतिहास की जानकारी होने के बावजूद उनसे मिले लाभ और उपहार स्वीकार करना तथा उनका उपयोग जारी रखा। तो दूसरी ओर जैकलीन का कहना था कि उन्हें सुकेश के ने धोखे में रखा और उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि उपहार अपराध से अर्जित धन से खरीदे गए। इस मामले की ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर लवन्या प्रदीप। लवन्या, क्या जानकारी है आपके पास? नमस्कार। जैकलीन फर्नांडिस वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पिटिशनर की रिक्वेस्ट पर स्पेशली पिटीशन को विड्रॉन मानते हुए डिस्पोज ऑफ कर दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जयमाला बागची की वेकेशन बेंच ने इस मैटर के मेरिट्स पर कोई एडजुडिकेशन नहीं की और न ही स्पेशल कोर्ट्स को 30 मई 2026 के उस ऑर्डर की करेक्टनेस पर कोई जुडिशियल फाइंडिंग रिकॉर्ड की, जिसमें एलिज्ड ऑफेंसेस के संबंध में चार्जेस फ्रेम किए गए थे। प्रोसीडिंग्स के दौरान जैकलीन फर्नांडिस के लर्न्ड काउंसिल ने बेंच के सामने एसएलपी विड्रॉ करने की फॉर्मल प्रेयर की, जिसे कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। विड्रॉवल को परमिट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर के लिए लिबर्टी टू अवेल रेमेडीज अवेलेबल इन लॉ एक्सप्रेसली रिजर्व रखी। इसका अर्थ ये है कि पिटिशनर के सब्सटेंसिव और प्रोसीजरल राइट्स पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहेंगे और उनके पास उपलब्ध अन्य कानूनी उपायों का सहारा लेने का अधिकार बना रहेगा। कॉन्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसएलपी के विड्रॉवल के आधार पर की गई डिस्पोजल को स्पेशल कोर्ट के इम्पंज्ड ऑर्डर की अफर्मेशन के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये ऑर्डर किसी भी तरह से पिटिशनर के लिए फ्यूचर लीगल रिकोर्स पर एम्बार्गो या बार क्रिएट नहीं करता। जैकलीन फर्नांडिस कानून के अनुसार उपलब्ध उचित फॉरक्रम्स के समक्ष चार्जेस को चैलेंज करने, उनकी वैलिडिटी को कंसेंट करने या अन्य अप्रोप्रिएट रिलीफ्स के लिए अप्रोच कर सकती है। सारांश रूप से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के एक प्रोसीजरल डिस्पोजल था, ना कि मेरिट्स बेस्ड डिटर्मिनेशन। इसलिए 200 करोड़ के एलिज्ड पीएमएलए मैटर में पिटिशनर के पास आगे भी अपनी कानूनी अधिकारों को परस्यू करने और अवेलेबल रेमेडीज इन्वोक करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। धन्यवाद लावण्या जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेवा में लगे सरकारी डॉक्टरों या इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए नीट एसएस परीक्षा में कट ऑफ कम होना चाहिए, क्योंकि वे जनता की सेवा करते हुए पढ़ाई भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। मामला तमिलनाडु के सरकारी डॉक्टरों के लिए आरक्षित सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों से जुड़ा है। याचिका में राज्य सरकार को 152 खाली इन सर्विस सीटें ऑल इंडिया कोटे में भेजने से रोकने की मांग की गई थी। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य में सेवा कर रहे उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ कम होना चाहिए, क्योंकि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करते हुए परीक्षा की तैयारी करते हैं। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, यदि सरकारी डॉक्टर अधिक कौशल हासिल करते हैं तो वे निजी डॉक्टरों की तुलना में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को ज्यादा मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति निजी अस्पतालों का खर्च नहीं उठा सकता, इसलिए सरकारी डॉक्टरों को बेहतर विशेषज्ञता हासिल
करने का अवसर मिलना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने तमिलनाडु को निर्देश दिया था कि खाली पड़ी सुपर स्पेशलिटी सीटों की जानकारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को दी जाए ताकि उन्हें ऑल इंडिया मेरिट सूची से भरा जा सके। इसके बाद तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने याचिका दायर कर 152 खाली सीटों को ऑल इंडिया कोटे में भेजने पर रोक लगाने की मांग की। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इन सर्विस डॉक्टरों को तीसरे राउंड या मॉप अप राउंड में मौका दिया जाना चाहिए, खासकर तब जब क्वालिफाइंग परसेंटाइल 50% से नीचे किया जाए। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अगर सीटें ऑल इंडिया कोटे में भेज दी गई तो सरकारी डॉक्टरों और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को नुकसान होगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि इन सर्विस डॉक्टरों के लिए अलग श्रेणी है क्योंकि वे काम करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो छात्र घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं और जो डॉक्टर सेवा करते हुए तैयारी कर रहे हैं, दोनों की परिस्थितियां अलग हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकारी डॉक्टरों की योग्यता बढ़ने से राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को लाभ मिलेगा। अदालत ने कहा केवल सीटें ऑल इंडिया कोटे में भेजने से राज्य के डॉक्टरों को फायदा नहीं होगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि NMC की ओर से कहा गया कि सीटों को ऑल इंडिया कोटे में भेजना सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के अनुरूप है। इस पर कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु में व्यवस्था अलग होने का मतलब ये नहीं है कि इन सर्विस उम्मीदवारों के हितों को नजरअंदाज किया जाए। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि जिन उम्मीदवारों की बात हो रही है उन्हें सुनवाई का अवसर भी नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि इन डॉक्टरों के कट ऑफ कम करने और आगे की काउंसलिंग का अधिकार प्रभावित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह पहले के आदेश में बदलाव नहीं कर रहा है बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के व्यापक हित पर विचार कर रहा है। पीठ ने कहा कि इन सर्विस उम्मीदवार देश के सभी राज्यों में मौजूद हैं और उनके लिए अलग व्यवस्था पर विचार जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजीकृत बिक्री विलेख या रजिस्टर्ड सेल डीड को वैधता की कानूनी मान्यता प्राप्त होती है और गवाह के बयान में मामूली अंतर के आधार पर बिक्री विलेख की वैधता पर संदेह नहीं किया जा सकता। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ ने एक मामले में यह फैसला सुनाया जिसमें निचली अदालतों और हाईकोर्ट ने बिक्री विलेख में गवाह के विवरण में अंतर के आधार पर अपीलकर्ताओं के स्वामित्व को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। मामले में बिक्री विलेख की प्रमाणित प्रति में गवाह का नाम बारू निवासी निहंदपुर सुथारी लिखा था, जबकि लगभग 4 दशक बाद गवाही देते समय उसने खुद को बारू पुत्र नाथू निवासी नसीपुर कला बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा मामूली अंतर पंजीकृत बिक्री विलेख से जुड़ी वैधता की मजबूत धारणा को खत्म नहीं कर सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिक्री विलेख की वैधता के लिए गवाह द्वारा सत्यापन कानूनी रूप से अनिवार्य शर्त नहीं है। अदालत ने कहा कि वसीयत या उपहार पत्र जैसे दस्तावेजों के विपरीत बिक्री विलेख अपनी वैधता के लिए गवाह के सत्यापन पर निर्भर नहीं करता। पीठ ने कहा गवाह के विवरण में मामूली विसंगतियां अपने आप में पंजीकृत बिक्री विलेख के निष्पादन पर संदेह पैदा करने का आधार नहीं बन सकती। कोर्ट ने कहा कि पंजीकृत बिक्री विलेख के साथ वैधता और वास्तविकता की मजबूत कानूनी धारणा जुड़ी हो सकती है, जैसे चुनौती देने वाले पक्ष पर इसे गलत साबित करने की भारी जिम्मेदारी होती है। यह विवाद हरिद्वार की कृषि भूमि से जुड़ा था, जिसे 4 जून 1957 को पंजीकृत बिक्री विलेख के जरिए खरीदा गया था। अपीलकर्ताओं का दावा था कि वे खरीद की तारीख से ही जमीन पर कब्जे में थे और राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना चाहते थे। हालांकि चकबंदी अधिकारियों ने यह कहते हुए उनका दावा खारिज कर दिया था कि बिक्री विलेख का निष्पादन साबित नहीं हुआ और यह उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 154 का उल्लंघन था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों निष्कर्षों से असहमति जताई। अदालत ने कहा कि उस समय लागू कानून के अनुसार धारा 154 का उल्लंघन करने वाला हस्तांतरण स्वतः शून्य नहीं था, बल्कि उसे रद्द किया जा सकता था। कोर्ट ने कहा ऐसे मामलों में हस्तांतरणकर्ता को बेदखली की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन इससे बिक्री विलेख अपने आप अमान्य नहीं हो जाता। अदालत ने यह भी कहा कि 1981 में किए गए बाद के संशोधन जिनसे ऐसे हस्तांतरण शून्य घोषित किए गए, उन्हें 1957 के बिक्री विलेख पर लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चकबंदी अधिकारी किसी दस्तावेज को तभी नजरअंदाज कर सकते हैं जब वह पूरी तरह शून्य हो। यदि कोई दस्तावेज केवल रद्द किए जाने योग्य है तो उसे केवल सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद ही निश्चय प्रभावी माना जा सकता है।
कोर्ट ने कहा लगभग 38 साल बाद दर्ज गवाही में गांव या पते को लेकर मामूली अंतर बिक्री विलेख की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं कर पाता। पीठ ने कहा बिक्री विलेख के खिलाफ जालसाजी, दबाव या धोखाधड़ी का कोई आरोप नहीं लगाया गया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने चकबंदी अधिकारियों और हाईकोर्ट के आदेशों को रद्द कर दिया और अपीलकर्ताओं के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि पंजीकृत बिक्री विलेख को केवल मामूली तकनीकी अंतर के आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को मानहानि मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही उनकी याचिका को दोबारा बहाल करते हुए मामले की सुनवाई मेरिट के आधार पर करने का आदेश दिया है। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की पीठ ने अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर बहाली याचिका को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कहा उनकी याचिका, जिसे पहले अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया गया था, अब मूल क्रमांक पर बहाल कर दी गई है और इस पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई होगी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आवेदन में दिए गए तथ्यों और शपथ पत्र के आधार पर याचिका बहाल करने की मांग स्वीकार की जाती है। इसके साथ ही भोपाल स्थित सांसद विधायक विशेष अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के क्रियान्वयन पर रोक जारी रहेगी। यह मामला भारतीय जनता पार्टी नेता आकाश विजयवर्गीय की ओर से दायर मानहानि शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अभिषेक बनर्जी ने नवंबर 2020 में कोलकाता की एक रैली के दौरान आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। मामले में हाईकोर्ट ने पहले 12 नवंबर 2025 को गिरफ्तारी वारंट के अमल पर अंतरिम रोक लगाई थी। इसके बाद सुनवाई कई बार चलती रही। 8 मई 2024 को अदालत ने चेतावनी दी कि यदि याचिकाकर्ता की ओर से बहस नहीं हुई तो उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर मामले पर विचार किया जाएगा और अंतरिम राहत जारी नहीं रहेगी। 16 जून 2026 को भी अदालत ने इसी तरह की टिप्पणी की थी, जब अभिषेक बनर्जी की ओर से फिर स्थगन की मांग की गई। इसके बाद 17 जून को सुनवाई के दौरान उनकी ओर से कोई पेश नहीं हुआ। दोबारा मामला बुलाए जाने पर भी कोई उपस्थिति नहीं हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका को गैर पैरवी के आधार पर खारिज कर दिया था और अंतरिम राहत समाप्त कर दी थी। हालांकि बाद में दायर बहाली आवेदन पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभिषेक बनर्जी का स्पष्टीकरण स्वीकार कर लिया और याचिका को फिर से बहाल कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मेरिट के आधार पर होगी। तब तक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक प्रभावी रहेगी। मद्रास हाईकोर्ट ने दोषियों को अपील लंबित रहने के दौरान अस्थायी रिहाई के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने तमिलनाडु सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस रूल्स के तहत कैदियों की सामान्य और आपातकालीन छुट्टी याचिकाओं पर लगी पहले की रोक को फिलहाल स्थगित कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट की 5 जजों की पीठ ने कहा कि जिन दोषियों की सजा के खिलाफ अपील हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, वे सभी अस्थायी रिहाई के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन, एडी जगदीश चंद्रा, एम निर्मल कुमार तथा सुंदर मोहन की पीठ ने कहा कि जेल में बंद होने से मौलिक अधिकार केवल कागज पर लिखे वादे नहीं बन जाते। कोर्ट ने कहा कि छुट्टी और अस्थायी रिहाई मानव गरिमा का हिस्सा है, जिन्हें केवल न्यायिक अपील लंबित होने के कारण अनिश्चिततम समय तक रोका नहीं जा सकता। यह अंतरिम आदेश तमिलनाडु सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस रूल 1982 की व्याख्या से जुड़े मामले में दिया गया। इस मामले में बड़ी पीठ का गठन इसलिए किया गया क्योंकि अलग अलग पूर्ण पीठों के फैसले में इस बात को लेकर मतभेद था कि क्या 1982 के नियमों के तहत उन कैदियों को छुट्टी दी जा सकती है जिनकी सजा के खिलाफ अपील हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट सभी राज्यों में पैरोल, फरलो और सजा में छूट की नीतियों से जुड़े व्यापक मुद्दों पर विचार कर रहा है। तमिलनाडु को भी इस मामले में पक्षकार बनाया गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनी अनिश्चितता के कारण कैदियों को अंतरिम रूप से नुकसान नहीं उठाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बड़ी पीठ और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करते हुए कानूनी स्थिति स्पष्ट न होने का असर दोषी कैदियों की स्वतंत्रता पर भी नहीं पड़ना चाहिए। पीठ ने 19 नवंबर 2025 के उस पुराने निर्देश को फिलहाल रोक दिया जिसमें हाईकोर्ट रजिस्ट्री को 1982 के नियमों के तहत सामान्य और आपातकालीन छुट्टी की अर्जियों को स्वीकार करने से रोका गया था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि रजिस्ट्री इन याचिकाओं को टी राम लक्ष्मी बनाम राज्य मामले में दिए गए पूर्ण पीठ के फैसले के अनुसार स्वीकार करें।
साथ ही तमिलनाडु की जेल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे 1982 के नियमों के तहत सामान्य और आपातकालीन छुट्टी के आवेदनों पर विचार करें और हर मामले का फैसला उसकी परिस्थितियों के आधार पर करें। कोर्ट ने कहा 1982 के नियमों का लाभ कैदियों को न देना, नियम 35 में तय सीमाओं की अनदेखी होगी। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ का फैसला के.एम. नानावती बनाम बॉम्बे राज्य मामले में छुट्टी के आवेदनों पर स्वतः रोक नहीं लगाता। हाईकोर्ट ने कहा कि नानावती मामला एक अलग परिस्थिति से जुड़ा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही लंबित रहने के दौरान राज्यपाल द्वारा सजा निलंबित की गई थी। उस फैसले में पहले से मौजूद जेल नियमों के तहत अस्थायी रिहाई के प्रावधानों पर विचार नहीं किया गया था। कोर्ट ने कहा कि अधिकतम 40 दिनों तक दी जाने वाली अस्थायी छुट्टी से अपील लंबित रहने के दौरान सजा निलंबित करने या न करने की हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट की शक्ति प्रभावित नहीं होगी। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर भेजना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66E के तहत निजता का उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि प्रश्न पत्र की तस्वीर साझा करने में किसी व्यक्ति के निजी अंग या निजी क्षेत्र की छवि शामिल नहीं होती, इसलिए यह धारा 66E के तहत अपराध नहीं बनता। जस्टिस PM रावल ने यह टिप्पणी 2 आरोपियों की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की जिसमें उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की गई थी। यह FIR नवंबर 2018 में तब दर्ज की गई थी जब परीक्षा निरीक्षक ने अधिकारियों को बताया कि एक अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन से प्रश्न पत्र की तस्वीरें खींच रहा था और बाहर भेज रहा था। आरोप था कि अभ्यर्थी मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया और पूछताछ में उसने बताया कि उसने प्रश्न पत्र की तस्वीरें व्हाट्सएप के जरिए अपने भाई को भेजी थी, जिसे मामले में सह आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने कहा कि IT एक्ट की वह धारा जो निजी तस्वीरों को कैप्चर करने और प्रसारित करने पर सजा देती है, इस मामले में लागू नहीं होती। अदालत ने कहा कि आरोपी नंबर 2 द्वारा आरोपी नंबर 1 को प्रश्न पत्र की तस्वीर भेजना किसी व्यक्ति के निजी क्षेत्र की तस्वीर को जानबूझकर कैप्चर करने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए कोर्ट ने IT एक्ट की धारा 66E के तहत लगाए गए आरोपों को रद्द कर दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 188 जो सरकारी अधिकारी के आदेश की अवहेलना से जुड़ी है, इस मामले में गलत तरीके से लगाई गई। अदालत ने कहा कि परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन न रखने जैसे निर्देश किसी लोक अधिकारी द्वारा जारी औपचारिक कानूनी आदेश नहीं माने जा सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि धारा 188 IPC के तहत कार्यवाही के लिए सरकारी अधिकारी की लिखित शिकायत जरूरी होती है, जो इस मामले में मौजूद नहीं थी। अदालत ने दर्ज किया कि राज्य सरकार के वकील ने भी माना कि IT एक्ट की धारा 66E और IPC की धारा 188 इस मामले में लागू नहीं होती। इसके आधार पर हाईकोर्ट ने IPC की धारा 188 और IT एक्ट की धारा 66E के तहत लगाए गए आरोपों को रद्द कर दिया। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि FIR में किसी अन्य अपराध के आधार पर आगे की कार्यवाही जारी रह सकती है। अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर समझें कि पासपोर्ट एक्ट का मकसद क्या है। क्या आपका पासपोर्ट आपकी नागरिकता की पहचान है? इस विषय पर कोर्ट क्या कहता है, आइए जानें। क्या सिर्फ इंडियन पासपोर्ट होना इंडियन सिटीजनशिप का फाइनल प्रूफ है, और क्या पासपोर्ट मिलते ही किसी व्यक्ति की सिटीजनशिप लीगली एस्टैब्लिश हो जाती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले हमें पासपोर्ट एक्ट 1967 को समझना जरूरी है। इस एक्ट का पर्पस है सिटीजनशिप डिक्टेट करना नहीं, बल्कि पासपोर्ट और इंटरनेशनल ट्रैवल को रेगुलेट करना है। पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 6 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 के मुताबिक अगर एप्लीकेंट इंडियन सिटीजन नहीं है तो उसे पासपोर्ट इशू नहीं किया जा सकता। इसलिए पासपोर्ट अथॉरिटी पासपोर्ट इशू करने से पहले सिटीजनशिप वेरीफाई करती है, लेकिन सेक्शन 6 सिटीजनशिप कन्फर्म या कंफर्म करने वाली प्रोविजन नहीं है। दरअसल इंडियन सिटीजनशिप का डिटर्मिनेशन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत होता है। सेक्शन 3, 4, 5 और 6 सिटीजनशिप बाय बर्थ, डिक्टेट, रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन से संबंधित होता है और यह कानूनी फ्रेमवर्क सिटीजनशिप को गवर्न करता है। इसी वजह से कोर्ट
और गवर्नमेंट दोनों ही बार बार क्लैरिफाई करती है कि पासवर्ड एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नहीं। पासवर्ड सिटीजनशिप एविडेंस हो सकता है लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2024 में मिस कृषला व्यांका कुशीराज नायडू वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर केस में स्पष्ट किया है कि सिटीजनशिप का प्रश्नों का निर्णय सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत किया जाता है। कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन से हमें यह स्पष्ट है कि पासपोर्ट अथॉरिटी का रोल पासपोर्ट एक्ट के तहत है, जबकि सिटीजनशिप का डिटर्मिनेशन सिटीजनशिप एक्ट के फ्रेमवर्क में होता है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंड में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.